नमस्कार दोस्तों, 10 सितंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 आर्टिकल्स में आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं। पहला आर्टिकल है द नेशनल सिक्योरिटी डिस्कोर्स। इसमें फॉरेन पॉलिसी के रिस्पेक्ट में एक अलग व्यू पॉइंट दिया हुआ है। इनका यह बोलना है कि दुनिया भर की जो कंट्रीज हैं, प्राइमरली यहाँ पे यूएस और इंडिया के कंटेक्स्ट में बात की गई है और बोला गया है कि भाई देखिए, यूएस की और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है और जो डोमेस्टिक पॉलिसी है वो एक दूसरे के साथ इंटरट्विन्ड हो रही है। खासकर यूएसए के लिए बताया गया है। पहले के आगे जमाने में देखोगे, आज से 10-20 साल 50 साल पहले चले जाओ तो डोमेस्टिक पॉलिसी अलग हुआ करती थी, फॉरेन पॉलिसी अलग हुआ करती थी। अब डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल इस हद तक इंटरट्विन्ड है कि ओवरऑल यूएसए के एक्शंस इसी प्रकार से सामने आ रहे हैं और कुछ कुछ हद तक इंडिया के लिए भी बात सही है। तो क्या बताया जा रहा है, इसको देखेंगे। फिर रिटर्न ऑफ द मुल्लास, तो तालिबान में मुल्ला राज में आ गए हैं और ओवरऑल जिस प्रकार से उन्होंने कैबिनेट बनाई है, जिस प्रकार से उन्होंने बोला है कि भाई हम अपना नियम कानून और राज चलाएंगे, उससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके बारे में क्या सोच रही है। एथनिक माइनॉरिटीज को उन्होंने ज्यादा दिया नहीं रिप्रेजेंटेशन। दो, मैंने शायद पहले आपको ये बता दिया था कि कोई भी तजीक नहीं है उनके कैबिनेट में, 2 तजीक्स हैं, एक एथनिक उज्बेक है। जो हजारा कम्युनिटी है जिसको तालिबान खूब मारता है, और वुमेन, इस पे कोई भी नहीं है। और जितनी भी आप कह सकते हो माइनॉरिटीज हैं, एथनिक माइनॉरिटीज अफगानिस्तान की, किसी को कोई सपोर्ट नहीं मिला है। माइनॉरिटी को मेंबर बना दिया जाए, ये तो खैर सोच के ही परे है। तो इस आर्टिकल को देखेंगे। फिर नेक्स्ट स्कीम है आपकी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये जो मैन मेड फाइबर होते हैं ना, तो मैन मेड फाइबर, अब आप बोलोगे सर ये मैन मेड फाइबर क्या होते हैं, तो समझिए, आपने अगर कपड़ा देखा हो तो या तो कपड़ा कॉटन का होगा, कभी कभी वो बहुत ही महंगा कपड़ा ले लिया तो सिल्क का होगा, या फिर पॉलिस्टर। इस प्रकार के मैन मेड फाइबर्स के भी कपड़े होते हैं। आज की डेट में पॉलिस्टर, ये जो मैन मेड फाइबर है, इनके कपड़ों का फैशन चल रहा है। बहुत से मार्केट में आपको कपड़े एमएमएफ मैन मेड फाइबर के मिल जाएंगे। कॉटन एक नेचुरल फाइबर है, सिल्क एक नेचुरल फाइबर है। तो ये जो नई पीएलआई स्कीम आई है मैन मेड फाइबर के लिए, ये ओवरऑल इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है ना, उनको मैन मेड फाइबर में बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ज्यादातर टेक्सटाइल सेक्टर में इंडिया से जो एक्सपोर्ट होते हैं ना, वो कॉटन और बाकी नेचुरल फाइबर्स में होते हैं, मैन मेड फाइबर में कम होते हैं। लगभग टोटल एक्सपोर्ट्स जो है हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के, उसके 30% ही केवल हम मैन मेड फाइबर में करते हैं एक्सपोर्ट। और दुनिया भर में मैन मेड फाइबर के ट्रेंड चल रहा है, तो मैन मेड फाइबर में अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए ये नई स्कीम पीएलआई स्कीम लाई गई है। इसके बारे में मैंने पहले बताया है, एक बार फिर से इसका ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा। मैरिटल रेप के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, दोबारा यहां बात नहीं करूंगा। व्हाट आर द प्रोग्रामर्स, ये एक यूनिक आर्टिकल है। कुल मिला के हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्रीज देती हैं, इंजीनियरिंग कोर्सेज की डिग्रीज देती हैं, यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामर्स स्किल्ड नहीं निकल पा रहे हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ओवरऑल इंडिया थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे जबरदस्त लगा कि हैकर कोडर नहीं होते, एक से एक है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है, कुछ है, सेलेक्टेड लोग हैं। अगर आप किसी कंप्यूटर साइंस का कोर्स करते हो, मान लो उसमें आपने जावा सीखी, C++ सीखी, PHP सीखी, पाइथन सीखा, तो इस प्रकार की जब आप लैंग्वेजेस सीखते हैं ना, इनकी कोड लिखने आपको आने चाहिए, आपका कोडिंग एबिलिटीज अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं कंप्यूटर साइंस में, उनकी कोडिंग अच्छी नहीं है। तो ये कोडिंग अच्छी क्यों नहीं है उसके बारे में बात की गई है, कंपनी हायर कैसे करती है उसके बारे में बात की गई है, और इस कोडिंग को सुधारना क्यों जरूरी है इसके बारे में बात की गई है। एक अच्छा व्यू पॉइंट है, तो इस आर्टिकल को सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा। थोड़े यूनिक आर्टिकल्स उठाने की कोशिश करता हूं जो कि पहले कभी डिस्कस ना किए गए हों। हालांकि अब देखिए, रिपीटेड चीज तो होती है। द हिंदू एडिटोरियल में बताता हूं इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होती है वो यहाँ पे रिपीट हो जाती है। तो चलिए अपने मेंबर का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं वो किसने किसने ज्वाइन किया है। आकाश बुंदेला ने हमको ज्वाइन किया है। आकाश बुंदेला का ये 5th मंथ एज अ मेंबर। अ वेरी वेरी वॉर्म वेलकम बैक आकाश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। रिकरेंटली ज्वाइन जो करते हैं दैट इज वेरी हेल्पफुल। अक्षय पीएस ने हमको ज्वाइन किया है, वेलकम अक्षय। आयुषी वर्मा ने हमको ज्वाइन किया है। आयुषी वर्मा का 2nd मंथ एज अ मेंबर, वेलकम बैक आयुषी। शैली चौहान ने हमको ज्वाइन किया। शैली चौहान का ये 4th मंथ एज अ मेंबर, वार्म वेलकम बैक शैली, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। फिर पैलो चेलाइस पांडा, इन्होंने हमको ज्वाइन किया है। मिस्टर केक ने हमको ज्वाइन किया। मिस्टर केक का ये 3rd मंथ एज अ मेंबर, तो अ वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक मिस्टर केक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। राधिका गुप्ता ने हमको ज्वाइन किया है। प्रिया रामराज ने हमको ज्वाइन किया। प्रिया रामराज का ये 5th मंथ एज अ मेंबर, वेलकम प्रिया, थैंक यू सो सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इनके तो कमेंट्स मुझे अक्सर कर कमेंट बॉक्स में नजर आते रहते हैं। फिर सी देवदनी ने हमको ज्वाइन किया है। नेक्स्ट हिमांशु केसरवानी ने हमको ज्वाइन किया है। जोएल जॉनसन ने हमको ज्वाइन किया है और रावी भट्ट ने हमको ज्वाइन किया है। तो रावी भट्ट, जोएल जॉनसन, हिमांशु केसरवानी, नेक्स्ट सी देवदनी,
Special thanks to Priya Ramraj, 5th month as a member. Radhika Gupta. Then special thanks to Mr. Cake, 3 months as a member. Next, Palo Chalice Panda. Special thanks to Shelly Chauhan, 4 months as a member. Next, thank you so much Ayushi, 2nd month as a member. Akshay PS and Akash Bundela, thank you so much. Special thanks to Akash also, 5th as a member. जो लोग रेगुलरली ज्वाइन कर रहे हैं, दे आर स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल, इसलिए आप सबको वेरी वेरी थैंक यू एंड थैंक यू ऑल माय मेंबर्स फॉर ज्वाइनिंग. देखिए ज़्यादातर लोग ज्वाइन नहीं करते, तो जो भी मुझे ज्वाइन कर रहा है, दे आर स्पेसिफिकली वेरी वेरी हेल्पफुल टू हेल्प मी बीइंग सस्टेनेबल इन दिस हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस. चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस एडिटोरियल डिस्कशन की. सबसे पहले बात करते हैं, वेयर आर द प्रोग्रामर्स. इनएडिक्वेट टीचिंग हैज गिवन राइज टू एवर्जन ऑफ प्रोग्रामिंग अक्रॉस कैंपसेस. यहां पे क्या लॉजिक बताया जा रहा है? प्रोग्रामिंग के फील्ड में क्या इंडिया स्पेसिफिकली इतना पीछे है जिसकी यहां पे बात की जा रही है? देखिए, हर साल आपको पता है कि जो हमारे कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन इंजीनियरिंग डिग्रीज कंप्यूटर साइंस में, इससे लाखों की तादाद में जो यंगस्टर्स हैं वो ग्रेजुएट होते हैं. तो किसी भी हाल में हमारे पास कंप्यूटर साइंस में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए. और आप देखोगे कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज में भी हम किसी से पीछे नहीं है. सॉफ्टवेयर सर्विसेज हम कितनी एक्सपोर्ट करते हैं. तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे हैकर, कोडर, प्रोग्रामर्स, इनकी कोई कमी नहीं है. लेकिन एक्चुअली में बात इसकी उल्टी है. एस्पायरिंग माइंड्स नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी कुछ साल पहले. इस रिपोर्ट में बोला गया था कि इंडिया में जितने भी 95% इंजीनियर्स हैं, मतलब जितने भी कंप्यूटर साइंस के फील्ड से इंजीनियरिंग करके बाहर निकल रहे हैं, दे आर नॉट फिट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब कैसी? जैसे फॉर एग्जांपल भी यूट्यूब होगा, यूट्यूब का अपना एक सॉफ्टवेयर होगा, माइक्रोसॉफ्ट का अपना सॉफ्टवेयर होगा. तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनका टेक्निकल काम क्या है? कोडिंग का. अमेजॉन में आप जाओगे तो कोडिंग टीम, टेक्निकल टीम पीछे बैठती होगी, और इस टेक्निकल टीम का काम है कि जो भी कोड्स में गलतियां हैं उनको सुधारना, तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करना. अब इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करोगे तो लैंग्वेज आपको अच्छी से आनी चाहिए, कोडिंग आपको अच्छी से आनी चाहिए. और अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो आप टेक्निकल कामों में तो इन कंपनी के काम के नहीं हो. तो ये बोला गया कि इंडिया में, ये जो रिपोर्ट थी एस्पायरिंग माइंड्स की, ओनली 1.4% ऑफ द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स कुड राइट फंक्शनली करेक्ट कोड. मतलब केवल वो फंक्शनली करेक्ट कोड सही तरीके से लिख सकते हैं, एक्चुअली में उसमें प्रोफिशिएंट है वो और कम है. अब सबसे खास बात यह है कि अप्लाइड कंप्यूटर साइंस की जब बात आती है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम से जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उनको तो ये चीज जरूर आनी चाहिए. तो हमारे यहाँ पे जो आईटी कंपनीज हैं, वो आईटी कंपनीज फ्रेश, देखिए दुनिया भर में जब आईटी कंपनीज कोडिंग करेंगी, मतलब रिक्रूटमेंट करेंगी, तो वो आपसे कोड पूछेंगी कि भाई ये कोड इसका क्या है, इसका कोड क्या है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे जो आईटी ग्रेजुएट्स हैं, उनको ज्यादा कोडिंग आती नहीं. तो अब हमारी आईटी कंपनीज भी इस बात पे कन्विंस हो चुकी हैं कि हमारे कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स के पास ये कोडिंग स्किल्स है नहीं. और हमारे आईटी कंपनी कौन बहुत बढ़िया है? आप देखो, टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनी जब किसी कॉलेज में रिक्रूटमेंट करने जाती है, 250, 300, 800 लोगों को उठाती है. पता पैकेज कितना देती है? जिस समय पे मैंने अपनी इंजीनियरिंग की थी, उस समय पे 2.5 लाख 2 लाख का पैकेज दिया जाता होगा. अब 3 3.5 लाख या मैक्सिमम 4 लाख का पैकेज देते होंगे. अभी 2.5 3 लाख साल का पैकेज कितना है आज की डेट में? अगर आपका 3 लाख साल का पैकेज है ना, तो हार्डली 20,000 रुपए महीने की तनख्वाह मिलेगी आपको, सब कुछ काट पीट के. 20 से भी कम मिल सकती है, 17-18 हजार मिले. वो अलग बात है कि लॉन्ग टर्म में आप जब काम करोगे, मेहनत करोगे, आपका पैकेज बढ़ जाएगा. लेकिन समझिए, कोडिंग इज अ हाईली प्रोफिशिएंट जॉब. अगर आप एक अच्छा प्रोग्राम कोड लिख सकते हो, दिस इज अ वेरी टेक्निकल जॉब, और इसमें पैसे अच्छे खासे मिलते हैं. इनफैक्ट जो बड़े बड़े कोडर्स होते हैं, तो वो बेहिसाब पैसा कमाते हैं. वो सिर्फ अपनी कोडिंग के दम पे पैसा कमाते हैं. तो ये हाई स्किल लेवल की जॉब है, और ये स्किल हमारे आईटी ग्रेजुएट्स के पास है नहीं. तो ये कंपनी क्या करती हैं कि जब रिक्रूटमेंट करती हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड के टेस्ट करवा देती हैं, उसके बेसिस पर रिक्रूटमेंट कर लेती हैं, और ये सोचती हैं कि चलो भाई, जिसकी लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड अच्छा होगा, उसको हम ट्रेनिंग करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखा सकते हैं. तो इस हिसाब से कंपनियां रिक्रूट करके ले जाती हैं. अब प्रॉब्लम इंडिया में यह है कि जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं ना, ऑथर ऐसा बोल रहा है कि वो प्रोग्रामिंग से डरते हैं, वो बेसिक कंसेप्ट्स को सही तरीके से समझते नहीं है. और ये ट्रेंड खुल गया है हमारे कैंपसेस में. हमारे कैंपसेस में स्पेसिफिकली ये कोडिंग उनको सही तरीके से सिखाई जानी चाहिए, बट उतनी सही तरीके से सिखाई जाती नहीं है. इनफैक्ट बहुत सारे तो स्टूडेंट्स इतना डरते हैं इस कोडिंग से कि वो नॉन प्रोग्रामिंग कैरियर्स को ऑप्ट कर लेते हैं, जहां पे थोड़ी कम तनख्वाह मिलेगी. उनको वो मंजूर है, बट प्रोग्रामिंग सीखना उनको मंजूर नहीं है. भाई वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा देना, अगर अब तक नहीं दबाई, वीडियो शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन बटन दबा दो अगर दबा सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो. हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. इस प्रकार से भी आप मेरे से जुड़े रहते हैं. टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स मिल जाएंगे. वापस आते हैं.
Thousands of talented students drift away from highly rewarding programs career because of poor teaching of programming. भाई प्रोग्रामिंग की जॉब्स कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट और बहुत ज्यादा पैसे देती हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग आती ही नहीं लोगों को, और लोग प्रोग्रामिंग से डरते हैं। ठीक है, तो वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं भी, आप कह सकते हो कि मैं एक्चुअली कंप्यूटर इंजीनियर तो नहीं, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी मैंने पावर इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन किया है, लेकिन एक समय पे मैं वेबसाइट वगैरह बनाता था। मैं बात कर रहा हूँ 2011-12 की। उस समय पे मैंने कुछ हद तक पीएचपी लैंग्वेज सीखी थी। पीएचपी कोई बहुत हाईली वो लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। जो वर्डप्रेस नाम का सॉफ्टवेयर है ना, वो थोड़ा बहुत मुझे बनाना आता, तो मैंने पीएचपी लैंग्वेज सीखी थी। तो उसी को सीखने में मेरी हालत खराब हो गई थी, बड़ी मुश्किल से समझ में आ रही थी, जबकि बोला जाता है कि पीएचपी तो बहुत आसान होती, बाकी लैंग्वेजेस बहुत टफ होती। तो नो डाउट इन लैंग्वेजेस को, इन कोडिंग को सीखना काफी मुश्किल है, बट किसी ना किसी को सीखना पड़ेगा ना। अब बच्चे डर के भागने लगेंगे तो उससे भी निकलने वाला नहीं है कुछ। तो यही ऑथर यहाँ पे बोल रहा है। इसकी एक वजह यह बताई जा रही है कि जो हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है ना ट्रेनिंग के, वहां पे प्रॉपर तरीके से कोडिंग सिखाई नहीं जाती। केवल कुछ एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज को काउंट कर सकते हो, उनको अगर छोड़ दो तो बाकी इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में टीचर को, फैकल्टी को खुद ही ठीक से कोडिंग नहीं आती। वो खुद ही अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते, कोड नहीं बना सकते। क्या करती है कि ये फैकल्टीज कोड्स रट के आती हैं और वही रटे रटाए कोड ये अपने स्टूडेंट को भी मेमोराइज करवा देते हैं। लेकिन कोडिंग तो एक इनोवेशन का टॉपिक है ना। कोडिंग रटी नहीं जाती है, कोडिंग समझी जाती है, और उसके बेसिस पे नए नए इनोवेशन इजाद किए जाते हैं। कोडिंग का मतलब ही यही है कि आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ जिसमें कुछ ना कुछ यूनिक हो। अब अगर आप कोडिंग ही रटने बैठ जाओगे तो कैसे काम बनेगा। अगर मार्क जुकरबर्ग कोडिंग रटता तो क्या वो अकेले फेसबुक बना पाता। उस बंदे ने अकेले दम पे फेसबुक बना दिया, तभी तो आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर बैठा है। सिर्फ कोड बनाने के दम पे नहीं, कोड तो बहुत लोगों को बनाना आता है, लेकिन सही समय पे सही डिसीजन लिया, एंटरप्रेन्योरशिप दिखाई, वो सब खैर अलग चीज है। तो कोडिंग का क्या पोटेंशियल है ये हमको मालूम है। अब सवाल ये उठता है कि सर अगर हमारे बड़े बड़े जो कंप्यूटर साइंस के इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, अगर यहाँ पे लोग कोडिंग रट के करते हैं तो फिर प्रैक्टिकल कैसे सबमिट करते हैं। आपको पता है कि हर कॉलेज में फाइनल ईयर में एक प्रैक्टिकल सबमिट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में फाइनल ईयर में प्रैक्टिकल सबमिट होता है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने भी एक जो हाइड्रो पावर का डिजाइन था उसका प्रैक्टिकल सबमिट किया था। कंप्यूटर साइंस में अब क्या होता है कि जब इस प्रकार के प्रैक्टिकल सबमिट किए होंगे, जो भी इंजीनियर होगा मेरी बात सुन रहा होगा उसको पता होगा, फाइनल ईयर में ये जो ज्यादातर प्रोजेक्ट सबमिट किए जाते हैं वो बने बनाए होते हैं, या तो किसी बाहर वाले इंस्टीट्यूट से जाके खरीद लिए जाते हैं। ये आप देखोगे तो जब मैं पढ़ता था दिल्ली में, तो मेरे कॉलेज के तो सारे लोग नेहरू प्लेस नाम की जगह चले जाते थे, और वहां पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फ्री में मिल जाते थे। फ्री में क्या मतलब, थोड़े पैसे दे दो, 1000-1500 रुपए दे दो, बना बनाए प्रोजेक्ट आपको दे देंगे। कोई बहुत अच्छा चाहिए तो 4-5 हजार रुपए दे दो। इसी प्रकार से कंप्यूटर साइंस में भी होता है। कंप्यूटर साइंस में भी जो कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट्स हैं, इनको फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को बेचना, ये आज की डेट में पैरेलल इंडस्ट्री बन गई। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स केवल इन प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं स्टूडेंट्स को बेचने के लिए, और ये स्टूडेंट्स जाके इन प्रोजेक्ट्स को जाके कंप्यूटर ये अपने इंस्टीट्यूट की फैकल्टी के सामने सबमिट कर देते हैं, ये बोल के कि देखो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, जबकि प्रोजेक्ट बाहर से खरीदा हुआ होता है। तो ये तो पूरा का पूरा पर्पस डिफीट कर देता है ना। फाइनल ईयर का जो कंप्यूटर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट होता है वो इस बात को बताता है कि आपने क्या सीखा अपने कोर्स से, किसी भी कोर्स का, सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात नहीं हो रही। और उसको बाहर से खरीद के आप सबमिट कर दोगे तो कैसे काम बनेगा। इसका मतलब आपने क्लासरूम में कुछ सीखा ही नहीं। तो डाटा स्ट्रक्चर को सीखना, एल्गोरिदम को सीखना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना, ये बहुत मैंडेटरी चीज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। जब तक किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये सारी चीजें नहीं आती हैं, तब तक कोई मतलब नहीं है एक्चुअली में कंप्यूटर साइंस के कोर्स को करने का। और यहाँ पे जिम्मेदारी केवल बच्चों की नहीं, कॉलेज मैनेजमेंट की भी बनती है और कुछ हद तक सरकार की भी बनती है। अगर फैकल्टी जो कि कॉलेजेस में पढ़ा रही है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कोडिंग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है, तो वो बच्चों को ज्यादा अच्छा पढ़ा पाएगी। अब बात यह है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कोडिंग एक ऐसी चीज है जिसको अच्छे तरीके से समझ में आती है, वो बहुत हाई अर्निंग जॉब्स कर लेगा। तो जब वो बहुत हाई अर्निंग जॉब कर लेगा तो पहली बात वो पढ़ाएगा क्यों, वो टीचिंग क्यों करेगा। समझे, हैकर कोडर तो क्या क्या कर सकते हैं आपको मालूम है। जिसको इस लेवल की हैकिंग कोडिंग आती है वो तो ईयरफोन लगा के लंदन न्यूयॉर्क हर जगह घूमता रहेगा, गीक बना हुआ, ठीक है ना, और अपना काम कहीं से भी करता रहेगा। वो तो अलग ही लेवल का टैलेंट है ना यार, उसको जरूरत ही नहीं है इस प्रकार की टीचर जैसी नौकरियों की। टीचर जैसी नौकरियां तो वो ढूंढते हैं जिनको कोई और नौकरी नहीं मिली। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के कंटेक्स्ट में तो ये बात सही है, सुनने में जरूर बुरी लगती है, ठीक है ना, लेकिन सही है। तो खास बात यहाँ पे ये है कि भाई एक ऐसा पर्सन जो प्रोग्रामिंग में और कोडिंग में परफेक्ट है वो टीचिंग क्यों करेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार के लोगों को, फैकल्टी को कॉलेजेस तक लेके आना ये सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। और जब तक इस तरीके की फैकल्टी सही तरीके से आके कॉलेजेस में पढ़ाएंगे नहीं, तब तक एक प्रॉपर कोडिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम कॉलेजेस में बन नहीं पाएगा। तो जो ग्रेजुएट्स हमारे निकलेंगे वो भी उसी क्वालिटी के होंगे। तो सबसे खास बात यहाँ पे ये है
कि बहुत सारे अलग अलग असाइनमेंट्स भी दिए जा सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि MIT का एक प्लेटफॉर्म है स्क्रैच, इस स्क्रैच पे ऑनलाइन असाइनमेंट्स कंप्लीट करें हमारे फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन वाले बच्चे, एक वीक में क्रैश केयर कराया जाए सिंपल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन पे, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर शुरू होने से पहले सिंपल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन पे एक वीक का क्रैश कोर्स कराया जा सकता है। अलग अलग जो भी आप काम करते हो कोडिंग से रिलेटेड, उसको आप GIT हब पे अपलोड कर सकते हो। आज की डेट में लैपटॉप की अवेलेबिलिटी तो बड़ी बात है नहीं, सबके पास ही लैपटॉप है। तो जो कंप्यूटर साइंस से अपनी इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके पास तो देखो होगा ही। तो जब भी थ्योरी पढ़ाई जा रही हो क्लास में, तो सिर्फ थ्योरी ना पढ़ाई जाए, उस थ्योरी के साथ साथ हर बच्चे को बोला जाए कि भाई अपना कंप्यूटर लेके बैठो और उस कंप्यूटर में एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कोडिंग भी करते रहो। तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल अगर करोगे, तो मान लो बच्चा क्लास में कंप्यूटर लेके बैठा है, वहां पे टीचर बोर्ड पे कोई कोड बता रहा है, बच्चा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे वो कोड लगा रहा है, मान लो नहीं लगा तो ऑन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो टीचर जाके उसका कोड करेक्ट करवा सकता है। इन कोड्स को जो कि ये बच्चे बनाते हैं GIT हब पे अपलोड कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। तो इस प्रकार की चीजों से अगर हम स्टूडेंट्स को गाइड करें, तो ओवरऑल हमारे देश की IT कंपनीज को ज्यादा वेल वर्स्ड स्टूडेंट्स मिलेंगे, इंटर्न्स मिलेंगे हायर करने के लिए। और जब हमारा रिसोर्स बेस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी इंडस्ट्रीज को भी अच्छी खासी मदद मिलेगी। और यहाँ पे एक इंडस्ट्री एकेडमिक पार्टनरशिप भी की जा सकती है। ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना, ये बड़े बड़े जो कॉलेजेस होते हैं आपके कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की, इनको सपोर्ट भी दे सकते हैं, फंडिंग भी दे सकते हैं, ताकि एकेडमिक रिसर्च को प्रमोट किया जा सके। अच्छे टीचर्स के दम पे ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना IT की, ये टीचर्स फंड कर सकती हैं कॉलेजेस को कि भाई जाओ इस कॉलेजेस में, जाओ इस कॉलेज में जाके बच्चों को प्रॉपर तरीके से कोडिंग सिखाओ और बाद में हम इन बच्चों को हायर करेंगे। और यही जो कोडर्स हैं वो इन कंपनी का ह्यूमन रिसोर्स बेस होते हैं। लेकिन कंपनी इतना सोचती नहीं, वो सोचती है कि हायर करने के बाद इनको ट्रेनिंग दे देंगे, बेसिक ट्रेनिंग। तो ये चीजें हैं। तो हमारे देश में बहुत ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल पोटेंशियल है, इसको टैप करना जरूरी है। अगर इंडिया को एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बनना है, चाइना जैसी कंट्रीज के साथ कंपीट करना है, तो इस प्रकार की स्ट्रेटजी को यहाँ पे अपनाना पड़ेगा। गॉट इट भाई? तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कैचिंग अप द सक्सेस ऑफ द प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव इज लाइकली टू हिंज ऑन हाउ एंटरप्रेन्योर्स वे द रिस्क रिवार्ड सिचुएशन। रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को टेक्सटाइल सेक्टर में। MMF के सेक्टर को बढ़ाने के लिए, मैन मेड फाइबर्स को बढ़ाने के लिए, पॉलिएस्टर, रेयन, इस प्रकार के जो मैन मेड फाइबर से इनके बने हुए कपड़े ज्यादा मार्केट में बिकें, इस चीज के लिए इस MMF सेक्टर में, MMF टेक्सटाइल सेक्टर में प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव को लॉन्च किया गया है 10,000 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट के साथ। और यहां पे सरकार ने ओवरऑल इस बात को अप्रूवल दे दिया है कि इंटरनेशनल ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड में अब जो ग्राउंड है वो MMF के फेवर में जा चुका है। अगर आप देखो तो पहले इंटरनेशनल मार्केट्स में जो भी कपड़े बिका करते थे वो प्राइमरली कॉटन के हुआ करते थे, 1990s की बात हो रही है। उसके बाद से प्राइमरली अब दुनिया भर में जो टेक्सटाइल कंजम्पशन है और जो कपड़े बिका करते हैं वो MMF, मैन मेड फाइबर के बिका करते हैं। आज की डेट में दुनिया में 75% के ऑलमोस्ट कपड़ों का कंजम्पशन टेक्सटाइल सेक्टर में MMF का है, मैन मेड फाइबर का है। लेकिन इंडिया में जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसको डोमिनेट करता है आपका कॉटन। अब MMF के भी कपड़े बन रहे हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जितने भी एक्सपोर्ट हुए हैं इंडिया में टेक्सटाइल सेक्टर से, 2017-18 में टेक्सटाइल सेक्टर से जितने भी एक्सपोर्ट हुए हैं इंडिया में, लगभग $35.6 बिलियन के एक्सपोर्ट हुए हैं। इसका केवल 30% मैन मेड फाइबर था, बाकी ज्यादातर आपका कॉटन था। और लास्ट जो फिस्कल ईयर था उसमें भी $33 बिलियन के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हुए हैं और ऑलमोस्ट केवल 30% ही इसका MMF था, बाकी पूरा का पूरा आपका कॉटन था। तो MMF सेक्टर में जो एक्सपोर्ट्स हमारे ज्यादा नहीं है, इसलिए हमारे पॉलिसी मेकर्स ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि हम अपने MMF सेगमेंट को एक पुश देंगे और इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है MMF सेक्टर में कैपेसिटी क्रिएशन के लिए, ताकि लॉन्ग टर्म्स में एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके। ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है सरकार के द्वारा थ्रू द PLI स्कीम, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जहां पे 10,683 करोड़ रुपीस यहां पे एलोकेट किए गए। ठीक है भाई। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये जो PLI स्कीम इन टेक्सटाइल सेक्टर है इसको पहली बार अनाउंस किया सरकार ने, लगभग 11 महीने पहले भी इसको सरकार ने अनाउंस किया था। बट 11 महीने से लेके अब तक सरकार ने क्या किया है कि जो भी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, से बहुत सारे इनपुट्स लिए हैं और इस PLI स्कीम को प्रॉपर तरीके से इवॉल्व करके इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। देखिए, सरकार किसी भी स्कीम को जब अनाउंस करती है उसके बाद अलग अलग इंडस्ट्री के जो सेक्टर्स हैं उनसे बातचीत करके उसकी जो अंदर की कमियां उसको हटा के इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है, एंड दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी के लिए जो स्कीम लाई गई है PLI स्कीम, इसमें
40 मैन मेड फाइबर्स की अपैरल प्रोडक्ट लाइंस को जोड़ा गया, 14 एमएमएफ की फैब्रिक लाइंस को जोड़ा गया, 10 सेगमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स भी जोड़ी गई हैं। और ये जो 64 आइटम्स यहाँ पे जोड़े गए ना, 40 प्लस 14, 54 प्लस 10, 64, ये बेसिकली टॉप ट्रेडेड लाइंस है दुनिया भर में। ग्लोबल मार्केट में ये 64 आइटम्स टॉप ट्रेडेड लाइंस हैं। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में इनका शेयर 5% से भी कम है। तो जिस चीज में हम सबसे ज्यादा डिसएडवांटेजियस पोजीशन में व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स, वहीं पे ये प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव दे रही है नए नए इंडस्ट्रीज को खोलने के लिए। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमारा पॉलिसी बिल्कुल सही लाइन पे जा रहा है। यहाँ पे उस पर्टिकुलर सेक्टर को पुश देने की बात की जा रही है जिस सेक्टर में ज्यादा काम नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट है। पहला इन्वेस्टमेंट तो यह है कि कुछ फर्म्स 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगी प्लांट और मशीनरी में, इसमें लैंड और बिल्डिंग की कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है, ये मैंने करंट में ही बताया था। 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो कम से कम 600 करोड़ का अपना टर्नओवर लेके आएंगी, प्रोडक्शन लेके आएंगी अगले 5 सालों में, और फिर उनको ओवरऑल इंसेंटिव मिलेगा पीएलआई के अंदर। तो यहां पे सरकार इंसेंटिव शुरू में नहीं दे रही कि शुरू में सरकार ने इंसेंटिव दे दिया, इन कंपनियों ने इंसेंटिव रखा और फिर बेवकूफ बना के साइड हो लिया, नहीं। पहले ये 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे प्लांट और मशीनरी में, उसके बाद ये अपना 600 करोड़ का इंसेंटिव लेके आएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, और उसके बाद सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलेगा। ये काफी अच्छी स्कीम है, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि दुनिया भर की जो टेक्सटाइल लाइंस है ना, इसी बहाने कम से कम इंडिया में बिजनेस स्थापित करेंगी। आपको पता है जारा और ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये दुनिया भर में अपने कपड़े बेचते हैं। अभी कपड़े बेचने के लिए इंडस्ट्री तो इंडिया में भी सेटअप कर रहे हैं। तो इंडिया में अगर 300 करोड़ की इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, 600 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, जो कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज कर सकती हैं, तो उसके बाद इनको सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिल जाएगा। तो इनको तो इंसेंटिव से मतलब है ना। सरकार कह रही कि प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद तुम डोमेस्टिक मार्केट में बेचो, चाहे तुम उसको एक्सपोर्ट करो, हमें उससे मतलब नहीं, तुम प्रोडक्शन बढ़ाओ, और प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो पैसा देंगे, तो इतना इन्वेस्टमेंट करो, इतना प्रोडक्शन बढ़ाओ। तो एक तो यहाँ पे नियम कानून ये है कि 300 करोड़ इन्वेस्ट करो, 600 करोड़ का टर्नओवर लेके आओ। दूसरा लेवल यहाँ पे ये है कि 100 करोड़ इन्वेस्ट करो और 200 करोड़ का टर्नओवर लेके आओ। और इन दोनों के हिसाब से आपको जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव है वो 5 साल के टारगेट मीट करने के बाद आपको दिया जाएगा, समय समय पे कुछ कुछ प्री डिफाइंड पैरामीटर्स के हिसाब से। तो इस स्कीम को इंप्लीमेंट तो काफी सोच समझ के बाद किया गया है। सक्सेसफुल कितनी होगी वो एंटरप्रेन्योर्स पे डिपेंड करेगा। अब एंटरप्रेन्योर्स क्या करेंगे कि भाई पहले तो इस स्कीम के अलग अलग जो न्यूएंसेस इनको खंगालेंगे, खंगालने के बाद देखेंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना बेच पाएंगे, सरकार से कितना हमको पैसा मिलेगा, और उसके बेसिस पे ये लोग पूरा का पूरा अपना अकाउंट बैलेंस बनाएंगे, देखेंगे अगर प्रॉफिट हो रहा है तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करेंगे। अब देखिए प्राइवेट कॉर्पोरेट तो अपने प्रॉफिट मोटिव से इन्वेस्ट करेगा ना, तो वो पहले एसेस करेगा कि उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना होने वाला है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो डेफिनेटली ही विल इन्वेस्ट। लेट्स सी कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आता है। सरकार तो कोशिश करेगी, सरकार ने तो स्कीम बनाते वक्त सोचा ही होगा कितना इन्वेस्टमेंट आएगा कितना नहीं आएगा, हम भी देखेंगे आगे कितना आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी डिस्कोर्स इज चेंजिंग, policy makers and practitioners are leading the emerging consensus on the need to fundamental reassess assumptions। देखिए जो ग्लोबल सिक्योरिटी लैंडस्केप है ये चेंज लेके आ रहा है, नई कॉम्प्लेक्सिटीज बन रही है, नई रियलिटीज बन रही हैं। 4 इस समय पे आप कह सकते हो कि चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। 4 चैलेंजेस, कौन कौन से 4 चैलेंजेस हैं ये? तो एक चैलेंज तो है आपका चाइना, ठीक है, सबसे बड़ा। दूसरा चैलेंज है आपका क्लाइमेट चेंज, तो एक चैलेंज है आपका चाइना, दूसरा चैलेंज है आपका क्लाइमेट चेंज, तीसरा चैलेंज है आपका काउंटर टेररिज्म, और चौथा चैलेंज है आपका कोविड-19। तो ये 4C वाला जो चैलेंज है ना, ये ओवरऑल पुराना जो इंटरनेशनल सेटअप होता था उसको चेंज करके इसको एक नए इंटरनेशनल सेटअप में बदल रहा है। जी हाँ, यूएस की फॉरेन पॉलिसीज बदल रही हैं, उसमें चाइना भी एक मेजर रोल प्ले करता है, क्लाइमेट चेंज भी प्ले करता है, काउंटर टेररिज्म तो करता ही करता है, और कोविड-19 तो अब हमारे यहाँ पे आ ही गया है। तो इन 4C's के चलते नेशनल सिक्योरिटी के डिबेट्स का पूरा डिस्कोर्स हमारे देश में बदल चुका है। नेशनल सिक्योरिटी का जो होलिस्टिक कंसेप्ट है वो बदल चुका है। और ये जो नई प्रकार की फॉरेन पॉलिसी है, ये रीसेंट आपको जो भी बड़े बड़े डिप्लोमैट्स हैं, जो भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं आपके यूएसए, उनके डायलॉग में देखने को मिल रहा है। इस प्रकार की जो पॉलिसी है ना नेशनल सिक्योरिटी को एसेस करने की, वो शुरू तो की गई है आपके फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको टेकअप करता दिख रहा है। चाहे आप जो बाइडेन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन के स्टेटमेंट सुन लें, चाहे आप सुन लो स्टेटमेंट्स किसके, एंटोनी ब्लिंकन के, जो कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। ये लोग अपनी फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज को कौन से बेसिस पे तय कर रहे हैं? पैंडेमिक, कोरोना वायरस, इकोनॉमिक क्राइसिस, क्लाइमेट क्राइसिस, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी। थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी में आपका ये चाइना आ जाता है, रेशियल इनजस्टिस और इनइक्वालिटी। तो इन सब चीजों के बेसिस पे
अब यूएस बोल रहा है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज को बदलेंगे, हम अपने पार्टनर्स को फिर से रीअसेस करेंगे। ये सब बातें यहां पे की जा रही हैं। कुल मिला के यहां पे डोमेस्टिक पॉलिसी को फॉरेन पॉलिसी से जोड़ दिया जा रहा है। जो बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसको बहुत मेजर स्केल पे शुरू किया है। डोनाल्ड ट्रंप एक इनवर्ड लुकिंग अप्रोच को देख रहा है, एक ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच को देख रहा है। पहले क्या था, जो अमेरिका की सप्लाई लाइंस थी वो पूरी दुनिया में फैली हुई थी। अमेरिका पूरी तरीके से सप्लाई लाइंस को लेके चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था। अब अमेरिका में एक नए प्रकार का थॉट प्रोसेस निकल के आ रहा है कि भाई डोमेस्टिक सप्लाई लाइंस को डेवलप करो और अपने एलाइज में सप्लाई लाइंस को लेके जाओ। तो जो यूएस के एलाइज हैं, जैसे कि वियतनाम हो गया, जैसे कि फिलीपींस हो गया, जैसे कि इंडिया हो गया, यहां पे अगर हमारी सप्लाई चेन जाए तो जाए, या फिर डोमेस्टिकली हम सप्लाई लाइंस को डेवलप करें। ओवरऑल चाइना के ऊपर ये जो एक्सेसिव रिलायंस है, इसने यूएस को कहीं ना कहीं चाइना के सामने कमजोर किया। प्लस अब यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी निकल के आ रही है वो प्रो मिडिल क्लास निकल के आ रही है, प्लस नॉन इंटरवेंशनिस्ट निकल के आ रही है। मतलब ज्यादा दूसरे के देशों के फॉरेन पॉलिसी अफेयर में इंटरफेयर मत करो, वो वाला भी फैक्टर यहां पे निकल के आ रहा है। लेकिन अब बात यहां पे ये भी आती है कि किस हद तक ये नॉन इंटरवेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी में जो बाइडेन सक्सेसफुल होंगे, ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। इसके ऊपर मैंने कुछ दिन पहले एक एडिटोरियल में डिस्कशन किया था कि यूएस का जो प्राइमरीली व्यू पॉइंट है फॉरेन पॉलिसी को लेकर वो इंटरवेंशनिस्ट है। यूएस के लोग तक चाहते हैं कि यूएसए दूसरे देशों के पचड़ों में इंटरफेयर करे। तो जो बाइडेन की जो पॉलिसी है ना कि दूसरे के पचड़ों में इंटरफेयर ना करो, वो ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाएगी। वो तो खैर चलो, अलग अलग ऑथर्स का अपना अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकता है। तो जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी का पहले पैराडिग्म होता था ना कोल्ड वॉर के समय पे, कि ज्यादा बॉम्बर लेके आएंगे, ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल लेके आएंगे, ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आएंगे, ओवर बेसिस बनाएंगे, दुनिया को डराएंगे, इन सबसे हट के अब इनका जो फोकस है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल बेस पे जा रहा है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में अपनी इनोवेशन को, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, साइबर अटैक से अपने आप को बचाने की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की अर्जेंसी को रिजॉल्व करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये बात तो यूएसए को भी पता है कि मिलिटरीली उनसे कोई लड़ नहीं पाएगा, लेकिन साइबर अटैक तो हो रहे हैं ना यूएस के ऊपर, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट तो आ रहा है ना यूएस के ऊपर। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी तो यूएस को डेवलप करनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूएस से आगे निकल रहा है। ओवरऑल यूएस का पूरा मैन्युफैक्चरिंग बेस आपका चाइना में है, उसको लेके वापस डोमेस्टिकली लेके आना ये सब एक दिन में तो होगा नहीं। इसलिए फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज डोमेस्टिक प्रायोरिटीज के साथ यहां पे मिल रही हैं। जो लिबरल आइडियोलॉजी थी और इंटरवेंशनिस्ट आइडियोलॉजी थी, उसकी बजाय कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी आ रही है, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। और कुछ कुछ ऐसा ही आपको इंडिया में भी होता नजर आ रहा है। इंडिया में भी जो हमारी डोमेस्टिक वल्नरेबिलिटीज हैं वो कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे सामने आ गई। कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे हम फाइनेंशियली परेशान हुए और उसी समय पे चाइना ने हमारे एलएसी पे एग्रेशन करना शुरू कर दिया। जब चाइना ने एलएसी पे एग्रेशन किया तो हमारी भारत सरकार को पता चला कि हम चाइना के इंपोर्ट्स के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट थे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज और ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे। हम एक तरफ पे हमारे सोल्जर्स चाइना के साथ लड़के मर रहे हैं और दूसरी तरफ हम हर स्ट्रेटेजिक सेक्टर में चाइना से सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, आज भी सामान इंपोर्ट कर रहे हैं। तब हमारे देश की सरकार को और हमारे देश के लोगों को यह समझ में आया कि भाई हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक करना पड़ेगा। तो इंडिया ने क्रिटिकल एरियाज में हमारी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को बढ़ाना शुरू कर दिया। ये जो पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये सब हम क्यों लेके आ रहे हैं? ये सब हम इसीलिए लेके आ रहे हैं ताकि हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाएं, हर चीज में हम लोग इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। फिर इंडियन आर्मीज ने भी अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने में बड़ा फोकस किया है। जो इंडियन आर्मी के चीफ है जनरल एमएम नरवाने साहब, इन्होंने बोला कि देखिए मिलिट्री लीडरशिप और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे खास बात यहां पे ये है कि जो मिलिट्री है, ये मिलिट्री केवल हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट नहीं करती है, ये हमारी हेल्थ सिक्योरिटी को, फूड सिक्योरिटी को, एनर्जी सिक्योरिटी को, एनवायरमेंट सबको मेंटेन करती है। कुल मिला के अगर आप यहां पे देखो तो नेशनल सिक्योरिटी में मिलिट्री सिक्योरिटी के साथ साथ फाइनेंशियल, हेल्थ, फूड, एनर्जी, एनवायरमेंट सिक्योरिटी सब चीजें आ जाती हैं। तो एक होल अप्रोच लेके चलना है। बहुत सारे लोग इंडिया में बोलेंगे कि सरकार डिफेंस को बहुत ज्यादा पैसा एलोकेट करती है, लेकिन इस डिफेंस को पैसा एलोकेट करने से फायदा ही है, ऐसा एमएम नरवाने साहब बोल रहे हैं। नरवाने साहब का ये बोलना है कि अगर डिफेंस सेक्टर को सरकार ज्यादा पैसा एलोकेट कर रही है तो हमारी डिफेंस इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, उस डिफेंस इंडस्ट्री के डेवलप होने से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, हमारी इकोनॉमी को, डोमेस्टिक इकोनॉमी को पुश मिलेगा। जब मिलिट्री स्ट्रांग होगी तो किसी डिजास्टर के समय पे जो सिविलियन अथॉरिटीज हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ मिल सकता है मिलिट्री की तरफ से।
तो कुल मिला के हमारी लॉजिस्टिक कैपेसिटीज, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटीज, हमारी फाइटिंग कैपेसिटीज, ओवरऑल इकोनॉमी को पुश, और कल की डेट में हम भी वेपन्स बेच पाएंगे। अब अगर पूरी दुनिया वेपन बेच रही है, इजराइल, यूएसए, रशिया, चाइना जैसे देश वेपन्स बेच रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहें? हम भी तो आगे बढ़ेंगे ना इस चीज में। हर जगह पे हम तो एथिकली और मॉरल सस्टेनेबिलिटी का ताज उठा के पूरी दुनिया में तो घूम नहीं सकते। हमें भी तो भाई अपने पोटेंशियल को देखना है, जब पूरी दुनिया ही उस डायरेक्शन में चल रही है। तो ये भी आप कह सकते हो कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में एक प्रकार का इनोवेशन, एक प्रकार का चेंज आ गया है हमारे देश के अंदर। तो हर देश अपनी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को यहां पे रीडिफाइन कर रहा है। इंडिया भी यहां पे अपनी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को रीडिफाइन कर रहा है, और हमने अभी रीडिफाइन करना शुरू किया। हमको समझ में आ गया कि चाइना जैसी कंट्रीज के ऊपर एक लिमिट से ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते, लेकिन अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को भी बनाने में समय लगेगा। इंडिया कोशिश कर रहा है, देखते हैं हम कितने समय बना पाएंगे। हमारे पास पोटेंशियल है चीजों को करने का, बस समय लगेगा, और उस समय का हमें इंतजार करना है। और नेक्स्ट बात करते हैं रिटर्न ऑफ द मुल्ला। तालिबान हैव सेंट अ क्लियर मैसेज दैट दे केयर लिटिल अबाउट व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स ऑफ देम। देखिए, रिसेंटली आपको पता है कि तालिबान के ऊपर पूरी दुनिया में बातचीत चल रही थी कि ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। हालांकि इंडिया में सबको क्लैरिटी थी कि ये बनाने वाले नहीं है। फाइनली 7 सितंबर को जो तालिबान का स्पोक्स पर्सन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, इसने बोला है कि भाई हमने न्यू एडमिनिस्ट्रेशन बना लिया है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान का। 33 कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, जिसमें 30 पाश्तून है, केवल एक एथनिक उज़्बेक है और 2 एथनिक तजीक्स हैं। तो प्रिडोमिनेटली पाश्तून से, ना हजारास को, ना ही वुमेन को, ना ही किसी प्रकार की और माइनॉरिटी को ओवरऑल यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिला है। अब देखिए, लॉन्ग टर्म में ये चीजें सस्टेनेबल नहीं है, ऐसा यहाँ पे इनडायरेक्टली बोला जा रहा है। क्योंकि 4 करोड़ वाली आबादी वाले देश में जब इतनी एथनिक डाइवर्सिटी है, तो इस एथनिक डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना जरूरी है। नहीं तो एक ना एक समय ऐसा आएगा कि ये एथनिक डाइवर्सिटी आपके नियम के अगेंस्ट, आपके राज के अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन तो देखो किसी प्रकार का है नहीं। जो हजारा कम्युनिटी है, इसको ये पाश्तून्स क्यों मारते हैं? क्योंकि हजारा शिया सेक्ट के और पाश्तून सुन्नी सेक्ट के, और शिया सुन्नी विवाद खूब है। अब वैसे तो यहाँ पे शिया को मार रहे हैं, लेकिन ईरान जो शिया प्रिडोमिनेंट देश है, उसके साथ ये अच्छे रिश्ते बना रहे हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा पंगा ले नहीं सकते, ठीक है ना। अपने राज को मेंटेन करना है तो उनसे बातचीत अच्छी करनी पड़ेगी। और हजारा को मारते हैं ये पाश्तून्स, इसीलिए ईरान का इनसे पंगा चल रहा है। तो ओवरऑल 1990s के समय पे माइनॉरिटीज को बहुत परेशान किया जाता था, और वो उन माइनॉरिटीज को यहाँ पे भी सिस्टमैटिकली एक्सक्लूड किया गया है। तो ओवरऑल इन माइनॉरिटीज के लिए कुछ बहुत अच्छा सोचा जाएगा, इस बात के चांसेस थोड़े कम ही लग रहे हैं। 17 मिनिस्टर्स जो हैं यहाँ पे, 33 में से वो यूएन सैंक्शंस ब्लैकलिस्ट में आते हैं, ठीक है। यूएन की जो सैंक्शंस वाली ब्लैकलिस्ट उस पे आते हैं, जिसमें मुल्ला हसन अखुंड भी है, आप कह सकते हो सिराजुद्दीन हकानी भी है। सिराजुद्दीन हकानी तो भैया बहुत ही ड्रेडेड क्रिमिनल है। इंडिया के खिलाफ कितने टेररिस्ट अटैक्स हकानी नेटवर्क ने करा रखे हैं। मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंडजादा ये तालिबान के अमीर बने हैं, बिल्कुल सुप्रीम लीडर। इन्होंने अपने आप को अमीर उल मोमिनीन कहा है, मतलब कमांडर ऑफ द फेथफुल। वो टाइटल जो मुल्ला उमर ने लिया था 1990s में, वो इन्होंने ले लिया था। मुल्ला उमर के साथ जो अब्दुल गनी बरादर थे, उनको थोड़ी नीचे की पोस्ट दी गई है। शायद वो उतने प्रो पाकिस्तान नहीं थे, और पाकिस्तान का यहाँ पे बहुत मेजर रोल है इस कैबिनेट पोर्टफोलियो के एलोकेशन में, समझ गए। प्लस तालिबान जो इस्लामिक एमिरेट बना रहा है, इसके ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड्स तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बट इनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक वीडियो बना के बताया भी था कि इनके एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि एजुकेशन की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार के इनके थॉट प्रोसेस है। 1990s में जब ये तालिबान आया था, उस समय पे ज्यादा इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इनके पास था नहीं। केवल 3 कंट्रीज उस समय पे इनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करती थी। आज की डेट में इनका इंटरनेशनल रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा है। यूएस इनके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं रहा, चाइना रशिया इनको सीधे सीधे सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान तो दिल्ली खोल के सपोर्ट कर रहा है। पहले बहुत बड़ा इलाका नॉर्दर्न अफगानिस्तान का इनके हिस्से कंट्रोल में नहीं था। इस समय पे केवल एक पंजशीर का इलाका तो जो कंट्रोल में नहीं था, अब पंजशीर के भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स में माउंटेन्स में रिट्रीट कर गए हैं पंजशीर के लड़ाके, बाकी पंजशीर वैली के बड़े हिस्से में इनका कंट्रोल आ गया। तालिबान अपनी ग्रिप को यहाँ पे स्ट्रांग कर रहा है। तो सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि अभी तक की जो सबसे इंक्लूसिव गवर्नमेंट अफगानिस्तान में बनी थी ना, वो 1973 में बनी थी, जहां पे वुमेन को भी मेन के इक्वल राइट्स दिए गए थे। तब से लेके अब तक इतनी अनस्टेबिलिटी आई है कि वुमेन और माइनॉरिटीज के लिए बहुत ही कम समय ऐसा रहा है, जो यूएस इंटरवेंशन का था और जब अफगानिस्तान की सरकार थी, कि थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी अफगानिस्तान के अंदर आ गई थी। अब तो हालात बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन ये हालात बदल सकते हैं। जो पंजशीर के रेबल्स है वो हार भले गए और वो माउंटेन में रिट्रीट कर गए। 2001 में तालिबान भी माउंटेन में रिट्रीट कर गया था, और अब वो माउंटेन में रिट्रीट कर गए। कभी ना कभी वो हिट बैक कर सकते हैं। ये जो शिया माइनॉरिटी है अफगानिस्तान की, जिसको बिल्कुल यहाँ पे सेग्रीगेट कर दिया गया है, हो सकता है कल की डेट में शिया माइनॉरिटी पंजशीर के रेजिस्टेंस के साथ हाथ मिला ले, बाकी एथनिसिटीज एक अपोजिशन बना लें और ओवरऑल तालिबान के साथ लड़ना शुरू कर दें। कुछ भी हो सकता है। प्लस अफगानिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है, वो भी यहाँ पे ज्यादा लंबे समय तक चुप नहीं बैठने वाली है।
अमेरिका के राज के समय पे डेमोक्रेसी का टेस्ट चख लिया अफगानिस्तान में। फ्रीडम क्या होती है अफगानिस्तान के लोगों को पता चल चुका है और वो अपनी फ्रीडम के लिए फिर से खड़े हो सकते हैं। और अफगानिस्तान की तो हिस्ट्री है कि डेस्पोटिक राज के अगेंस्ट वो हमेशा उठते हैं। तो मुल्लाओं का यहाँ पे राज क्वाइटली चलेगा, इस बात के ऊपर डाउट है, ऐसा यहाँ पे समझा जा रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो वुमेन राइट्स के अगेंस्ट क्रैकडाउन है। 1990s जैसा है कि नहीं है ये तो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि अंदरूनी तरह से वहां पे क्या हो रहा है ज्यादा कुछ पता है नहीं। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में किस हद तक चीजें बदलती हैं। एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो तालिबान का राज है ये इंक्लूसिव तो किसी भी हिसाब से नहीं होने वाला। इनकी जो स्पेसिफिक आइडियोलॉजी है दैट इज नॉट इंक्लूसिविस्ट। यहाँ पे इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया ज्यादातर माइनॉरिटीज को, वुमेन को। अब जिनको एक्सक्लूड किया गया है वो किस लिमिट तक इनके राज को झेलते हैं ये देखना बाकी है। तो आई होप ये एडिटोरियल डिस्कशन आपको सेंसफुल लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें और चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और ज्वाइन बटन जरूर दबाइए दोस्तों अगर आप दबा सकते हो। दिस इज स्पेसिफिकली हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।